टेडफोर्ड की चलती बस से गायब होने के बाद इस केस को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। पुलिस के दिमाग में उस वक्त कई सारे सवाल थे। कई लोगों को इस बात पर भी शक था कि टेडफोर्ड के गायब होने के पीछे बस में सफर कर रहे उन 14 मुसाफिर और बस कंडक्टर के साथ साथ ड्राइवर का भी हाथ था। लेकिन पुलिस को सिर्फ शक था। पुलिस किसी को बिना किसी बुनियाद के अरेस्ट नहीं कर सकती थी या किसी पर केस नहीं चला सकती थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए था। अब हुआ ये कि टेडफोर्ड के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस उन ऑफिसर्स से भी मिली जिन्होंने पॉला के केस की छानबीन की थी। अब आगे जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो बात किसी रिकॉर्ड फाइल में तो नहीं लिखी गई है, लेकिन इस तरह के केसेस में अक्सर बातें वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैलती हैं। तो ये बात भी लोगों के बीच में फैली हुई बात ही है। इस तरह की कहानियों को अंग्रेजी में क्रीपी पास्ता स्टोरीज कहा जाता है, यानी ऐसी कहानियां जो सच हैं या नहीं ये बताना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर इनका सच्चाई से कोई लेना देना भी नहीं होता है, लेकिन ये कहानियों की आम लोगों में बहुत चर्चा होती है। तो चलिए अब हम आपको कहानी सुनाते हैं। तो अब हुआ यूं कि पॉला के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर ने पुलिस को बताया 1946 की बात है। 1 दिसंबर की रात थी। एक लड़की भागती हुई पुलिस स्टेशन में आई। वो बहुत घबराई हुई थी। हमने उससे उनका नाम पूछा तो बोली वो कैटी है। उसे अपनी एक दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी थी। उस दोस्त का नाम था पॉला। कैटी ने हमें बताया कि उसकी दोस्त वॉक करने के लिए जंगल की तरफ गई थी, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। कैटी घबराई हुई थी, लेकिन हमें लगा कि शायद पॉला कहीं रुक गई होगी, इसलिए हमने उस केस को पहले तो ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। हमने कैटी को बाद में आने के लिए कहा। हमें यकीन था कि पॉला लौट आएगी, क्योंकि वैसे भी इस इलाके में ऐसी कोई चोरी डकैती की वारदात नहीं होती थी जिसके कारण हमें घबराना पड़ता। 1 दिसंबर का दिन बीत गया। दूसरे दिन वो लड़की वापस पुलिस स्टेशन में आई। वो अब भी उतनी ही घबराई हुई थी। कैटी बार बार हमसे कह रही थी कि उसे डर था कि उसकी दोस्त के साथ कुछ गलत हो गया था। अब उसका डर हमें भी डराने लगा था। पुलिस ने स्नीफर डॉग्स की मदद से जंगल की तलाशी लेना शुरू कर दिया, लेकिन आप तो जानते हैं कि जंगल कितना बड़ा होता है। इतने घने जंगल में एक लड़की को ढूंढना बिल्कुल वैसा ही था जैसे भूसे के ढेर में से एक सुई को ढूंढना होता है। पुलिस ऑफिसर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमने हेलीकॉप्टर की भी मदद ली, लेकिन हमें वो लड़की कहीं भी नहीं मिली। वो ऑफिसर अपनी बात कहते कहते रुक गया। जब उससे ऐसा करने का कारण पूछा गया तो वो बोला, उस केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त हमारे साथ कुछ अजीब चीज हुई थी। जब हेलीकॉप्टर से जंगल की तलाशी ली जा रही थी, तब हमने जंगल में कुछ अजीब शक्तियों को महसूस किया था, खासकर उस जगह पर जिसे बेनिंगटन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। पॉला के केस के इन्वेस्टिगेट ऑफिसर ने उन्हें जो भी बात बताई थी वो सुनकर वो सब लोग बहुत हैरान हो गए थे। पुलिस कई दिनों तक सीरियल किलर की तलाश करती रही, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्हें भी इस बात का यकीन होने लगा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। उन लोगों का शक एक तरह से यकीन में बदलने वाला ही था, क्योंकि आगे एक और अजीब घटना घटने वाली थी। ये कहानी है 1950 की। बेनिंगटन ट्रायंगल के पास के गांव में एक औरत रहा करती थी। उस औरत का नाम था मैरी। मैरी का एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे का नाम पॉल था। उस बच्चे की उम्र 8 साल थी। मैरी हर रोज पॉल के साथ आसपास के जंगलों में घूमने जाया करती थी। उस दिन भी वो ऐसे ही एक सफर पर निकली थी अपने बेटे के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब बेनिंगटन ट्रायंगल के आसपास इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तो कोई इसके पास भी क्यों आता है? तो इसका जवाब बहुत आसान है। वो औरत उस गांव में नई थी और ऐसा कहा जाता है कि तब गांव के लोग बेनिंगटन ट्रायंगल की कहानी के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी तरह की रूहानी शक्तियों के बात करने से वो शक्तियां नाराज हो सकती हैं। अब कोई भी किसी शक्ति से पंगा तो लेना नहीं चाहता है, इसीलिए गांव के लोग भी उन सब के बारे में बात करने से बचा करते थे। और उस वक्त आज की तरह इंटरनेट तो था नहीं कि अगर कोई बात मीडिया में ना आए
तो इंटरनेट के जरिए लोगों को पता चल जाए। मैरी अपने बच्चे पॉल को लेकर उस जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाकर पड़ी। उस चीज को देखकर मैरी की आंखों में एक चमक आ गई थी। मैरी उस चीज को हासिल करना चाहती थी, पर यही उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसके इस लालच में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या थी वो चीज और कौन था बेनिंगटन ट्रायंगल का अगला शिकार, जानने के मैरी अपने 8 साल के बच्चे पॉल के साथ जंगल में सैर कर रही थी। उन दिनों गांव के लोग जंगल में सिर्फ सैर करने के लिए नहीं आते थे, वो इस उम्मीद में भी आते थे कि क्यों ना कोई जंगली मुर्गी या बकरा मिल जाए जिसका शिकार करके वो खा सके। मैरी भी ऐसा ही कुछ सोच कर आई थी, इसलिए वो जंगल में इधर उधर अपनी नजर दौड़ा रही थी। उसका बेटा पॉल अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। छोटे से पॉल को जंगलों की सैर करना बहुत अच्छा लगता था। वो आसपास के नजारे देखने में गुम था और मैरी भी अपना शिकार ढूंढने में। तभी मैरी की नजर एक मुर्गी पर पड़ी। जंगल में मोटी ताजा मुर्गी को देखकर मैरी की आंखों में चमक आ गई। मैरी ने पॉल को इशारे से अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। पॉल को भी इस खेल में मजा आ रहा था। वो अपनी माँ के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। थोड़ी देर बाद मुर्गी अपनी तरफ बढ़ते खतरे को समझते हुए वहां से भागने लगी। मैरी ने भी पॉल का हाथ छोड़ा और मुर्गी के पीछे भागने लगी, और देखते ही देखते पॉल की माँ उसकी नजरों से बहुत दूर चली गई। पॉल वहीं खड़ा था। 8 साल के उस बेचारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे जंगल की हवाओं में एक अजीब सी बदबू आने लगी। वो बदबू धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही थी कि पॉल का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए अब पॉल वहां खड़े रहने की जगह उसी रास्ते पर बढ़ने लगा जहां उसकी माँ गई थी। लेकिन वो बदबू अब जैसे पॉल के पीछे ही पड़ गई थी। वो पॉल के पीछे पीछे आ रही थी। साथ ही पॉल को कोई अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। पॉल के डर के मारे हालत खराब होने लगी थी। वो अपनी माँ को आवाज लगाने लगा। अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते पॉल की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसने देखा कि जंगल की एक तरफ की मिट्टी गीली थी और उस गीली मिट्टी पर किसी बड़े से जानवर के पैरों का निशान थे। उन पैरों के निशान ने पॉल को इतना हैरान कर दिया कि वो अपना रोना भूलकर पॉल उन पैरों के निशानों को देखने लगा। कहते हैं वो निशान बिग फूट के पैरों के निशान थे। वो उन खुशकिस्मत लोगों ने बताया था जो बेनिंगटन ट्रायंगल का शिकार होने से पहले ही अपनी किस्मत और ईश्वर के आशीर्वाद से बच गए थे। कई हाइकर्स ऐसे रहे हैं जिन्हें बेनिंगटन ट्रायंगल के आसपास के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते वक्त अजीब सी शक्तियों के होने का एहसास हुआ है। उनमें से कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने वहां पर बिग फूट के पैरों के निशान भी देखे हैं। ये क्लेम कितना सही है और कितना झूठ, ये तो वही लोग जानते हैं, या वो जिनका शिकार बेनिंगटन ट्रायंगल ने किया था। और आप में से जो लोग ये बात नहीं जानते कि बिग फूट क्या होता है, तो उन्हें हम बता दें कि बिग फूट एक रहस्यमय क्रीचर है जिसका होने की अफवाहें बहुत से देशों में फैली हुई हैं। ये जानवर जैसा क्रीचर कुछ चिंपांजी के जैसा दिखता है। तो क्या हुआ जब पॉल ने देखा बिग फूट का पैर? जानने के लिए सुनते रहिए अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ बेनिंगटन ट्रायंगल। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद पॉल को गीली मिट्टी पर अजीब से पैरों का निशान दिखा। वो पैरों के निशान बिग फूट के थे। छोटा सा पॉल इस बात से अनजान था। ना उसे बिग फूट के बारे में पता था, ना ही बिग फूट के होने वाले खतरे के बारे में। वो अपना रोना भूलकर उन पैरों के निशान को गौर से देखे जा रहा था। उसके लिए वो पैरों के निशान देखना और निशानों का पीछा करना कोई खेल के जैसा हो गया। वो निशान उस गीली मिट्टी पर दूर तक फैले हुए थे। पॉल इन निशानों का पीछा करते करते कहां तक पहुंच गया, उसे खुद भी नहीं पता चला। वो सुनसान जंगल के चक्रव्यूह में फंस गया था। उस सुनसान जंगल को देखकर पॉल एक बार फिर से रोने लगा। वो
वो फिर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगा, लेकिन वो जंगल से इतना दूर पहुंच गया कि उसकी आवाज उसकी माँ तक पहुंचना नामुमकिन था। जब उसकी माँ मैरी मुर्गी पकड़कर वापस लौटी तो अपने बेटे को वहां ना पाकर वो भी घबरा गई। उसके हाथों से वो मुर्गी छूट गई और वो पूरे जंगल में पॉल को ढूंढने लगी। वो बार बार पॉल को पुकार रही थी। पॉल को एक बार फिर से वही बदबू आने लगी जिससे भागने के चक्कर में वो अपनी माँ की ओर भागा था। पॉल को एक बार फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। अचानक ही वो आवाज उस पर झपटी। पॉल बेनिंगटन ट्रायंगल का शिकार बन चुका था, लेकिन बेनिंगटन ट्रायंगल के शिकार की ये कहानी आखिरी नहीं थी। रिकॉर्ड के हिसाब से एक और इंसान था जो इन पहाड़ों के पास से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। ये कहानी है फ्रीडा लैंगर की। फ्रीडा अपने परिवार के साथ बेनिंगटन ट्रायंगल के आसपास के पहाड़ों पर कैंपिंग करने के इरादे से आई हुई थी। फ्रीडा अपने कजिन भाई के साथ जंगलों में टहल रही थी। तभी उसकी नजर एक सुंदर सी नदी पर पड़ी। देखो हर्बर्ट, ये कितनी सुंदर नदी है, क्यों ना हम इस नदी के पास चलें? हर्बर्ट को अपनी बहन का ये प्लान ना जाने क्यों सेफ नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लोग उस नदी के पास गए। फ्रीडा लगभग आधे घंटे उस नदी के पास बैठी रही। उसका वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हर्बर्ट अब बोर हो चुका था और वो वापस उस जगह पर लौटना चाहता था जहां भी उसके परिवार के बाकी लोग कैंप में उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। इसलिए वो अपनी बहन से बोला, फ्रीडा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर फ्रीडा बच्चों की तरह बोली, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज थोड़ी देर यहीं रहने दो ना मुझे। फ्रीडा को वहाँ बहुत मजा आ रहा था, लेकिन हर्बर्ट उससे बोला, यार हम लोग कब तक किसी नदी के किनारे बैठे रहेंगे? जंगल में और भी तो कितनी अच्छी चीजें हैं ना जिसे हम देख सकते हैं। अब तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपने भाई की बात सुनकर फ्रीडा उठी और जैसे ही वहां से जाने लगी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। उसे इस तरह गिरता हुआ देख हर्बर्ट को हंसी आ गई। वो उससे बोला, और बैठना है तुम्हें नदी के पास? देखो नदी ने कैसे तुम्हें गिरा दिया। फ्रीडा अपने भाई की बात सुनकर बनावटी गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ना मुझे इस तरह से छेड़ने में? हर्बर्ट अभी भी हंसे जा रहा था। फ्रीडा कुछ सोचते हुए इससे बोली, सुनो तुम चले जाओ, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं, मैं कपड़े बदल कर वापस आती हूँ। उसकी बात सुनकर उसका भाई हर्बर्ट असमंजस में पड़ गया। तुम श्योर हो फ्रीडा? इस सुनसान जंगल में तुम वापस अकेली आ जाओगी? फ्रीडा उससे बोली, हाँ बाबा, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि वापस ना आ पाऊँ। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे चेंज करने दो, बहुत ठंड लग रही है मुझे इन गीले कपड़ों में। फ्रीडा की बात सुनने के बाद हर्बर्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। वो वहां से चला गया। हर्बर्ट वहां से जाने के बाद घंटों अपनी बहन के लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन फ्रीडा उस पल के बाद से गायब थी। ना हर्बर्ट ना ही किसी और ने उसके बाद फ्रीडा को देखा था। पुलिस ने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मिली तो फ्रीडा की लाश, वो भी पूरे 1 साल के बाद। एक ही साल में उसकी लाश की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उसे देखकर ये बात पता करना बहुत मुश्किल थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्योग्राफिकली बेनिंगटन ट्रायंगल भी बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ऐसी कोई मैग्नेटिक शक्तियां उत्पन्न करता हो जिन शक्तियों के अंदर लोग खींचे चले जाते हैं। अब बेनिंगटन ट्रायंगल का सच क्या है, ये तो आज भी मिस्ट्री है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि साइंस जल्द ही इस बात का कुछ पता कर सके। तब तक के लिए आप लोगों को हमारी एक सलाह है, अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई जगह है जिनके बारे में अफवाहें मशहूर हैं, तो ऐसी जगह से दूर रहें। एडवेंचर करने के इरादे से ऐसी जगह पर ना जाएं।